A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू आर लॉटिंग गुड. आज 29 अक्टूबर 2021 है, दिन है फ्राइडे, एंड आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग. तो दिन की शुरुआत करते हैं दलाई लामा के एक कोट के साथ. वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड until we make peace with ourselves. If you are not happy with yourself, if you are not peaceful with yourself, तो आप दुनिया की कितनी भी शांत जगह पर क्यों ना चले जाए, यू वोंट फाइंड पीस. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीस, इफ़ यू आर सीकिंग पीस, तो मेक श्योर कि आप अपने अंदर उस पीस को ढूंढिए. अगर वहाँ पर है तो बाहर भी है. आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बात करने वाले हैं. तो let's move on. Like every day we talk about most important things, isn't it? आपकी एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विस्तार से डिस्कस करते हैं. तो आप भी मेक श्योर कीजिए कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर करें. वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर मंथ एंड सेल चल रहा है. इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा. ऊपर से मिलेगा एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट व्हेन यू विल यूज़ दिस कोड GET30. ये ऑफर 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर इस नंबर के ऊपर से मिल जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद इंडिया एंड चाइना. द हिंदू का ये आर्टिकल है, क्लियर सिग्नल. हाल ही में चाइना ने एक नया बॉर्डर लॉ पास किया है. और ये जो नया बॉर्डर लॉ है उसमें ये कहा गया है कि चाइना की सरहदों की रक्षा करना जो है वो सिर्फ मिलिट्री की नहीं, लेकिन वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उसकी भी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी. ये नया लॉ 1 जनवरी से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा. और ऑफ कोर्स भारत ने इस लॉ का विरोध किया है. चाइना पासिंग ए न्यू बॉर्डर लॉ amid a continuing stalemate in negotiations with India sends a clear signal to New Delhi that Beijing is in no mood to quickly end the 18-month-long crisis along the LAC. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर 1.5 साल हो चुका है. इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हमने देखे. और चाइना और भारत के रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो चुके हैं. अगर आप चाइना और भारत के इतिहास को देखें तो दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से ये 2 देश हैं. और लगभग लेट्स से 3000 साल की जो हिस्ट्री है दोनों की, लेट्स से 2000 ईयर की हिस्ट्री. दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग चंक ऑफ टाइम कि 2000 सालों की एक जॉइंट हिस्ट्री है. जॉइंट यानी कि दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो पड़ोसी तो हम हैं ही. अब 2000 सालों में रिलेशनशिप इतने ख़राब नहीं हुए जब आज़ादी के बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि 2 देश एक दूसरे के साथ, या फिर 2 सिविलाइजेशंस एक दूसरे के साथ पीसफुली रहे हैं इतने हज़ारों सालों तक. और फिर मॉडर्न एरा की बात करें या फिर आज के समय की बात करें तो दोनों देशों के बीच में एक युद्ध हो जाता है. तो दैट वाज इफ़ यू अगर इस एंगल से इस रिलेशनशिप को देखा जाए तो एक बहुत ही ख़तरनाक बात है. फिर युद्ध के बाद भी, चलो युद्ध ख़त्म हो गया, भारत की उस युद्ध में हार हुई थी, तो युद्ध ख़त्म हो गया. उसके बाद भी हमें इस प्रकार के, अभी जो LAC के ऊपर चल रहा है, इस प्रकार की चीज़ें इससे पहले भी हो चुकी हैं. और इससे छोटे इश्यूज जो हैं वो भी 8-8, 10-10 साल तक चले हैं. तो अभी आप देखिए LAC के ऊपर जो हो रहा है, 1.5 साल ऐसा ही चला गया. हमें लग रहा था कि 2-3 महीनों के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी. इट्स नियरली 18 months नाउ. और धीरे धीरे हम बात करते करते ऐसा भी हो जाएगा कि 2 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे. ऐसी 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर चाइना इस प्रकार के इश्यूज़ इसलिए क्रिएट कर रहा है, उसके पीछे जो दूसरे बड़े रीज़न है उसमें से एक बड़ा रीज़न जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करने की भी एक टैक्टिक है. सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक सोल्जर, विंटर में एक सोल्जर को
वो प्रॉपर प्रोटेक्शन और सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए एक सोल्जर के पीछे हम 5 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो आप सोचिए कि सिर्फ सियाचिन जो वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है, जब वो हाईएस्ट है तो हाईएस्ट के साथ साथ दूसरे भी चैलेंजेस आएंगे, एनवायरमेंटल या फिर वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है, उससे लड़ने के लिए भी यू नीड प्रॉपर गेयर्स, विंटर गेयर्स, तो या फिर ग्लेशियर गेयर्स, तो उसका खर्च भी आएगा। तो वो सारी चीज़ें, वो सिर्फ एक चंक का है ना। आप सोचिए कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, कितने आपको ट्रक्स चाहिए, मिलिट्री ट्रक्स, कितने दूसरे वेपन्स चाहिए, फूड हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स इजंट इट। तो ये सारा खर्च, और ऊपर से गवर्नमेंट हमेशा एक मैटर को लेकर बिजी रहेगी, तो ये भी है। तो एनर्जी ड्रेन, एक प्रकार से एनर्जी वेम्पायर के तौर पर काम किया है यहाँ पर चाइना ने, कि भारत को बिजी रख रहा है, और भारत के जो रिसोर्सेस हैं वो हमें इसमें खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अब ऐसे समय में एक नया बॉर्डर लॉ लेकर आया है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मिलिट्री से लेकर लोकल अथॉरिटीज़ की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मेक श्योर करे कि चाइना के जो फ्रंटियर्स हैं, चाइना की जो बॉर्डर्स हैं, चाइना का जो क्षेत्र है, उसकी रक्षा करना सिर्फ मिलिट्री नहीं, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ का भी एक रोल होगा। इट stipulates that sovereignty and territorial integrity of the People's Republic of China are sacred and inviolable. ये एक ऐसे देश से स्टेटमेंट आ रहा है जिस देश के लगभग सभी देशों के साथ बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक भूटान जैसे देश की भी ज़मीन जो है वो चाइना हड़पना चाहता है, और फिर वो जो अपने लॉ बनाता है तो उस लॉ में ये लिखता है कि उनकी जो सॉवरेनिटी है, उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो बहुत ही सेक्रेड हैं और बहुत ही इनवायोलेबल हैं। भारत ने भी यही विरोध उठाया था कि ये जो हमारा लेट्स से कश्मीर है, ये चाइना वाला पोर्शन, एंड दिस इज लेट्स से पाकिस्तान। तो चाइना ने क्या किया, जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में से उन्होंने निकाला। जो POK वाला पोर्शन है, जो फिलहाल पाकिस्तान के हाथ में है, तो यहाँ से उन्होंने CPEC निकाला। और जब वो बना रहे थे तब भारत ने बताया कि देखिए ये हमारी टेरिटरी है, फिलहाल ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बट एक दिन आएगा, एंड वी आर वेरी होपफुल अबाउट इट, कि एक दिन आएगा जब ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, वो पोर्शन हमारे पास होगा, उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो चाइना ने कहा कि जब आपके पास आ जाएगा तो वी विल नेगोशिएट विथ यू, फिलहाल ये पाकिस्तान के पास है, तो वी आर नेगोशिएटिंग विथ पाकिस्तान। और उन्होंने CPEC को कंटिन्यू किया। CPEC जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका ही एक पार्ट है। तब से भारत ने ये डिसाइड कर लिया कि वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ BRI, और उस टाइम पर हमें पता भी चल गया कि दिस इज़ अ बिग गेम दैट इज़ गोइंग ऑन। हमें कॉर्नर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और अपने खुद के रूल्स जब निकालते हैं तब बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं। फिर मिलिट्री की बात भी है यहाँ पर, ऑफ कोर्स, कि मिलिट्री जो है वो अपनी जो भी ताकत है, अपनी ये नया लॉ ये कहता है कि अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, अपनी बॉर्डर ड्यूटीज़ जो है वो करनी है, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही कॉमन और लॉजिकल बात है। मज़े की बात यह भी है कि चाइना ने ये भी लिखा है अपने नए कानून में कि बीजिंग विल नेगोशिएट विथ इट्स नेबर्स टू सेटल इट्स बॉर्डर्स। अब बॉर्डर सेटल करने मीन्स किस देश ने जाकर चाइना की टेरिटरी को अपना बताया है? दूसरे देशों में चाइना जाता है और कहता है कि ये टेरिटरी हमारी है। तो नेगोशिएट विथ इट्स नेबर्स जो है, ये कोई चाइना उपकार नहीं कर रहा है हमारे ऊपर, हमें इनकी टैक्टिक को यहाँ पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब भारत डेफिनेटली इस लॉ से चिंतित हुआ। वी आर नॉट हैप्पी विद दिस लॉ ऑफ कोर्स, कि एक नया लॉ आप ऑल ऑफ द सडन लाते हैं, और उस समय पर जब हमारे बीच में एक बहुत ही एग्रेसिव, कई बार एग्रेसिव तरीके से, कई बार हार्ड तरीके से नेगोशिएशंस हो रहे हैं, और उस समय पर आप नया लॉ लेकर आ रहे हैं, एक नया बदलाव लेकर आया, तो इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विथ दिस वन। लेकिन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर ये कहा कि अभी जो एग्रीमेंट्स चल रहे हैं तो उनके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, जब भारत ने आर्टिकल 370 को ड्रॉप किया, तो ये मीन्स चाइना ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिए थे और भारत ने कहा कि ये हमारी इंटरनल मैटर है,
इसमें किसी देश को किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही चाइना का भी यही स्टैंड रहता है कि ये जो उन्होंने लॉ निकाला है ये उनका इंटरनल लॉ है, इसमें दूसरे देशों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। 10 अक्टूबर को जो LAC के ऊपर राउंड हुआ था, कोर कमांडर के बीच में जो डिस्कशन हुई थी, तो हमने बात भी की थी कि तू मैं हुई उस टाइम पर कि एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगाया कि इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। और ये चीज़ जो है वो लगता है थोड़े और समय तक चलती रहेगी। वरना से थोड़े और समय तक मुझे लगता है कि लगभग कुछ सालों तक ये इश्यू चलता रहेगा। आई होप कि मैं गलत हो जाऊं, आई होप कि ये इश्यू जल्दी सॉल्व हो जाए, इसी साल सॉल्व हो जाए, दैट्स व्हाट आई होप। बट ऐसा एक एजम्पशन, ऐसा एक एजुकेटेड गेस है मेरा कि कुछ सालों के लिए तो ये इश्यू जो है LAC वाला, ये भारत और चाइना के बीच में चलता रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। नाउ एक क्लाइमेट डिविडेंड, क्लाइमेट के बारे में हमने कल भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, isn't it? आज एक कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो COP26 की मीटिंग UK में होने वाली है। ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की मीटिंग है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है, फर्स्ट डे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये यूनाइटेड नेशन की एक जो बॉडी है, इसकी मीटिंग होने वाली है। 26th मीटिंग है और ग्लासगो UK में ये होने वाली है। इट्स ए बिग इवेंट। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस इवेंट को अटेंड करेंगे। वो इटली जाने वाले हैं और इटली के बाद ही विल गो टू UK। न्यूज़ में हम बात करेंगे इसके बारे में, जस्ट गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन, राइट। अब एमिशन, India is adopting the stand that a national deadline for net zero carbon dioxide emissions is uncalled for. कल मैंने आपको समझा था कि what is net zero। अब net zero के लिए भारत फिलहाल तैयार नहीं है। उसके पीछे रीज़न भी है कि भारत को अभी डेवलपमेंट करना है। भारत, हमारा देश एक डेवलपिंग देश है, isn't it? तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है और एक डेवलपिंग देश जैसे भारत की स्पीड है डेवलपमेंट की, तो ऐसा देश जो है ये एक एनर्जी हंग्री देश है। एनर्जी हंग्री देश इसलिए भी है क्योंकि नई नई फैक्ट्रीज हमारे देश में आ रही है, नए प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए यू नीड फ्यूल, यू नीड एनर्जी। नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। नए डैम्स बना रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग, वी आर क्रिएटिंग थिंग्स एट प्रेजेंट। हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच गए हैं कि हमने सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर ली। हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अभी करनी है। इसी के साथ हमारी पॉपुलेशन भी काफ़ी यंग है, तो यंग पॉपुलेशन जो है वो चाहेगी कि वो ज़्यादा ट्रैवल करें। यंग पॉपुलेशन बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, ऐसे ही घूमने के लिए, लेजर एक्टिविटी के लिए घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर जाते हैं लोग जॉब के लिए, मीन्स एक सिटी के अंदर भी ट्रैवलिंग रहता है। ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट है। फिर यंग देश है तो यंग देश फैमिली सेटल, फैमिली क्रिएट होगा, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे आएंगे तो उसके लिए उनको नया घर चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए नया कंस्ट्रक्शन। तो एक यंग देश की ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी, मीन्स ये सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड एक यंग देश में और एक डेवलपिंग देश में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो जाएगा, मीन्स नहीं होगा, अगर हम इस चीज़ के ऊपर ब्रेक लगा दें कि हम कोयले का इस्तेमाल ना करें, हम सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो इट्स नॉट, हमारा देश चल ही नहीं पाएगा, ये प्रैक्टिकली नहीं चल पाएगा। हाँ, कन्वेंशनल से जो रिन्यूएबल का सोर्स है, नॉट सोर्स बट जो हमारा ट्रांजिशन है, हमारा जो सफ़र है कि धीरे धीरे करके कोयला हम कम यूज़ करेंगे और धीरे धीरे विल ट्राई के स्पीड इसमें इंक्रीज़ हो कि हम रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या फिर उसमें से एनर्जी, जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में बात चल रही, ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ऑल ऑफ द सडन आप कल से ही इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अभी भारत नेट ज़ीरो के लिए तैयार नहीं है।
दूसरा जो एक बड़ा विषय इस COP26 में डिस्कस किया जाएगा वो ये होगा कि जो पैसे वाले देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, उन्होंने ये वादा किया था पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि वो हर साल टोटल $100 बिलियन जो हैं वो इकट्ठा करेंगे, और ये $100 बिलियन जो हैं वो डेवलपिंग देशों को और गरीब देशों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 2020 से इसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट होना था, लेकिन अभी भी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। और कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आए थे कि डेवलप देशों ने मिलकर इतने सारे कुछ पैसे क्रिएट किए हैं, लेकिन वो सारे पैसे जो हैं वो इट वाज नॉट ए सॉर्ट ऑफ ग्रांट, उसमें लोन्स ज़्यादा थी। अब वो लोन्स को इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स नॉट हेल्पफुल फॉर द ट्रांजिशन। तो गरीब देशों को टेक्नोलॉजी और पैसे दोनों की आवश्यकता है। अभी भी पैसे वाले देशों ने अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया है। कल हमने टिपिंग पॉइंट के बारे में भी बात की थी। 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम या फिर 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो तो एक टिपिंग पॉइंट है ही। तो इस दोनों के बीच में टेम्परेचर को रखना पड़ेगा, वरना फिर चीज़ें हमारे हाथों के बाहर जा सकती है। इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। The country must seize the moment and present convincing plans that will be rolled out in the present decade in order to attract climate finance, even while buttressing the argument for a medium-term window to taper down carbon emissions. भारत को अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, भारत को अपने कंसर्न्स जो हैं, अपनी रियलिटी जो है वो दुनिया के सामने रखनी पड़ेगी। हमें दूसरे देशों को कन्विंस करना पड़ेगा कि फ़िलहाल भारत को इस चीज़ की आवश्यकता है और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और इस सफ़र में अगर आप हमारी मदद करेंगे तो वी विल रीच देयर बिट क्विकली। हमें डेवलपमेंट में कम और ट्रांजिशन में आपकी ज़्यादा मदद चाहिए, तो इसमें अगर आप हेल्प करेंगे देन वी विल रीच देयर क्विकली, और ये हम सभी के लिए एक फ़ायदे का सौदा होगा। अब देखते हैं कि ये सारे देश जो हैं वो अपनी प्रोमिसेस फुलफिल करते हैं या नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ग्रांट दैट वेवर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। कात्सा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस एक्ट को अगर हम समझ लें, इसके नाम से पता चल जाता है, एडवर्सरीज यानी कि दुश्मन। अगर कोई अमेरिका का दुश्मन है तो उसको काउंटर करना, उसको टैकल करना, उसको एक कोने में दबाने के लिए सैंक्शंस का इस्तेमाल यूएसए करेगा। इसको लेकर जो एक्ट है इसका नाम है कात्सा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। सैंक्शंस, व्हाट इज अ सैंक्शन? सैंक्शन यानी कि किसी के साथ बात ना करना। जब हम छोटे बच्चे थे तो ऐसी चीज़ें देखते थे स्कूल के अंदर कि किसी ने कुछ किया और फिर ये गैंग होती थी, एक ग्रुप होता था 5-6 लोगों का, तो उन 5-6 लोगों में से एक लड़के ने कुछ किया, एक लड़की ने कुछ किया, तो फिर बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उस व्यक्ति के साथ बात करना बंद कर, उसके साथ नाश्ता शेयर करना बंद कर देते हैं, उसको बुक शेयर करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ करते हैं तो जिस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिर ये ग्रुप जो है वो उस व्यक्ति को अपने ग्रुप की जो कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके ऊपर थोप सकता है। और फिर इट ऑल डिपेंड्स, बट दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। सेम थिंग गोज विद अ नेशन एज वेल, कि अमेरिका एक ताकतवर देश है, कितने सारे देशों के साथ अपनी लंबे समय से डील करते आया है। किसी को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो किसी को मिलिट्री, किसी को पैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो अब सैंक्शंस जो हैं यूएसए, आप देखिए कैसे खुद यूएसए के लॉ जो हैं वो किसी दूसरे देश के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए यूएसए खुद अपने देश में ऐसे लॉज पास करता है, और फिर ये एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया के दूसरे देश भी इसको फॉलो करें, और क्लियरली बता देता है कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम आपसे रूठ जाएंगे, हम आपसे बात करना बंद कर देंगे, हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। Sounds bit funny, bit strange, but this is reality. This is how the USA has played the game. तो 2017 में मिस्टर ट्रंप के समय की बात है जब इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, और इसका लक्ष्य जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे अमेरिका के दुश्मन देश जिसमें नॉर्थ कोरिया आ गया, इसमें ईरान है, रशिया है, तो ये पर्टिकुलरली 3 देशों की बात इसमें है कि ये 3 देशों के साथ अगर आप किसी प्रकार की डील करेंगे और यूएसए को इन्फॉर्म नहीं किया, यूएसए को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो फिर आपके ऊपर ये सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब हमें
इसको लेकर चिंता क्यों करनी चाहिए? मैंने से चिंता, आई एम नॉट सेइंग कि हम इससे डर गए हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक चिंता का विषय तो डेफिनेटली है कि यूएसए और भारत के रिलेशनशिप को ये लॉ इम्पैक्ट कर सकता है। 2016 की बात है, जब ये लॉ पास नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है कि भारत ने रशिया से एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की एक डील की, एक एग्रीमेंट किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये एक ट्रक है और ट्रक के पीछे कुछ बैरल्स हैं, तो ये हैं S-400। 400 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये एक ऐसी सिस्टम है कि आपने इसको लगा दिया आपके बॉर्डर के पास और ये ऑटोमेटिकली स्कैन करता रहेगा। अगर कोई बाहर से फाइटर जेट आपकी टेरिटरी में आ रहा है विदाउट परमिशन, तो ये ऑटोमेटिकली एक मिसाइल जो है वो लॉन्च हो जाएगी और ये मिसाइल जो है वो उस फाइटर जेट को गिरा देगी। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट, इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज। इस प्रकार से ये सिस्टम काम करती है। अब भारत को इसकी आवश्यकता है। भारत के एक बाजू है पाकिस्तान, एक बाजू है चाइना, और जिस प्रकार से चाइना का बिहेवियर और पाकिस्तान का है, तो वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए। हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा हमारी सरकार को कि हमें इस प्रकार की सिस्टम चाहिए, अब हमें वो खरीदनी है। सिंपल इज दैट। अब यूएसए ऐसा लॉ लेकर आता है और भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि आप ये चीज़ मत खरीदिए। देखिए, भारत ने खुद ने अपनी जो मिलिट्री इक्विपमेंट की जो एक लिस्ट है, हम अब धीरे धीरे इसको डाइवर्सिफाई करने लगे हैं। ज़्यादातर सामान हम पहले रशिया से ही खरीदते थे, लेकिन अब हम फ्रांस से भी खरीद रहे हैं, यूएसए से भी खरीद रहे हैं, कुछ चीज़ें जापान से भी आ रही है। तो वी आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम वेरियस डिफरेंट पार्ट्स, और दूसरे देशों से परचेज भी कर रहे हैं और नए नए देशों के साथ बातचीत भी हो रही है, स्वीडन के साथ भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो वेपन्स हैं वो रशियन वेपन्स हैं। तो रशिया के साथ तो डिफेंस रिलेशनशिप हमारे चलते रहेंगे, एक लॉन्ग टर्म तक चलते रहेंगे। अगस्त की बात करें तो अगस्त में चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया। ये पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर फिर ये अपने टारगेट के पास पहुंच गई ये मिसाइल। अब ऐसे समय में जब चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है, तो क्या ये वक्त नहीं है कि भारत अपनी बॉर्डर्स को, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अपग्रेड करें? और जब भारत ऐसा कर रहा है तो यूएसए जैसा देश हमें ये कह रहा है कि आप ऐसी मिसाइल्स मत खरीदिए। क्या यूएसए अपनी मिसाइल्स या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए ये चीज़ कर रहा है? ये क्या कंपटीशन के लिए है? दैट्स ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च किया। ये एक न्यूक्लियर वेपन वाली मिसाइल है अग्नि 5, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि ज़मीन से इसको छोड़ा जाता है और ज़मीन के ऊपर ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसको लेकर भी चाइना चिंतित है। ये इसकी एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। अब क्वाड का मेंबर है भारत। जब क्वाड में चाइना को काउंटर करने की बात आती है तो यूएसए काफ़ी खुले तौर पर कहता है कि वी नीड टू काउंटर चाइना। तो एक तरफ क्वाड का मेंबर है और अब तो 2 क्वाड बन चुके हैं, इजंट इट? वन क्वाड इज विथ वेस्ट एशियन नेशंस। इसमें यूएसए, इजराइल, इंडिया और यूएई, ये 4 देश हैं। एक जो पुराना वाला क्वाड है उसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए है। तो एक तरफ हम क्वाड के मेंबर हैं यूएसए के साथ, 2 प्लेटफॉर्म्स में हम जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ जब हम हमारी ही डिफेंस को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं तब यूएसए इस प्रकार के लॉज लेकर आता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कन्विंस यूएसए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यूएसए के साथ रिलेशनशिप को तोड़ दें, बट वी हैव टू नेगोशिएट विथ यूएसए। हमें उनको ये बताना होगा, उनको समझाना होगा कि ये जो S-400 है ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ब्रेड और ब्लड, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। फ्रांस में चीज़ें जो है वो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। धीरे धीरे चीज़ें फ्रांस में कुछ इस दिशा में जा रही हैं कि थोड़ी चिंता भी होती है फ्रांस को लेकर। आज से लगभग लॉकडाउन के पहले की बात है, तो वी कैन से 2 साल पहले की बात है कि फ्रांस में एक प्रोटेस्ट हुआ था। येलो वेस्ट जो हम देखते हैं ना, जो जिसको कहते हैं हाई विजिबिलिटी जैकेट, हाईवेज के ऊपर जो लोग काम करते हैं तो वो लोग एक बहुत ही हाई विजिबल जैकेट पहनते हैं, एक प्रकार का एक
स्लीवलेस कोट टाइप वो होता है, पतला सा, जो जो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई काम कर रहा है। तो ऐसा जो हाई विजिबिलिटी जैकेट है, ये काफ़ी कॉमन है इन सारे देशों में, और ये पहनकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पर फ्रांस में। और उस टाइम पर 2 साल पहले ये, क्योंकि हाई विजिबिलिटी है, तो दे वर ट्राइंग टू क्रिएट मोर, दे वर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर आई बॉल्स, वो अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम क्या कह रहे हैं। उस टाइम पर इश्यू ये था कि फ्यूल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, कि आपकी जो इनकम है आप अफोर्ड नहीं कर पाए। अगर आपकी एक रीज़नेबल इनकम है तो भी आप फ्यूल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसी प्राइस जो है वो फ्यूल की हो चुकी थी, और इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ। अब जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है ये खाने पीने की चीज़ों को लेकर है, ख़ास करके फ्रांस की जो एक हेरिटेज आइटम है जिसको कहते हैं बगेट। इट्स एक लंबा सा पीस है ब्रेड का, ब्रेड से एक प्रकार से ब्रेड ही है, लेकिन इट इज़ ए बगेट, राइट। तो इसको कट करके इसमें सारी चीज़ें फिलअप करके फिर इसको एज ए सैंडविच लोग खाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ए फ्रेंच बगेट। अब बगेट की प्राइस जो है, जो वहाँ इट्स लाइक ए रोटी, जैसे वी कैन से कि चपाती या फिर रोटी की प्राइस अगर बढ़ जाती है हमारे देश में, गेहूं की प्राइस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो देश में बहुत सारे लोग जो हैं उसकी पॉकेट मनी या फिर उसकी जो सेविंग है उसके ऊपर इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगी, और लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन फ्रांस एज वेल। In the current public unrest in France over the rising price of the baguette are echoes of what happened 232 years ago. आज से 232 साल पहले क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे भी जो मेन रीजंस थे, जैसे कि जो किंग हैं वहाँ की, जो मोनार्की हैं, और वहाँ जो चर्चेस थे, तो रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में की थी, और जो आम आदमी है वो काफ़ी परेशान रहता था। और उस टाइम पर भी खाने पीने की चीज़ों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी कि एक आम आदमी जो है वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब देखिए, इस देश का इतिहास ऐसा रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, और ये उस टाइम पर खाने पीने की चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुई, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जिसने पूरी दुनिया में एक नया डिफरेंस, एक नया एक जोन क्रिएट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। भले ही 232 ईयर्स, लेकिन उनके जीन्स या फिर उनकी जो एक विचारधारा है वो तो यही है ना, कि अगर ऐसा हुआ, मीन्स ऐसा हुआ था तब हमने ये किया था। आज जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर दूसरे देश, लेट्स से अमेरिका अगर भारत के ऊपर चढ़ाई करेगा, तो हम कहेंगे कि भगत सिंह ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, अलग अलग हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सेट्रा, तो ये लोगों ने जो किया वो सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वो इतिहास है। तो ये चीज़ें कभी भी कंट्रोल के बाहर जा सकती हैं, क्योंकि अब प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं। द सिचुएशन इज़न्ट क्वाइट सो डायर राइट नाउ। वहाँ के जो बेकरीज और पेस्ट्री शॉप के जो हेड हैं, फ्रेंच कॉन्फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना यह है कि एक वक्त था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो डिफरेंस था वो ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ये फूड अवेलेबल नहीं था। इस बार फूड अवेलेबल है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? प्राइस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि रशिया में जो गेहूं की खेती होती है, तो इस बार फसल जो है वो इतनी अच्छी नहीं हुई, और इसकी वजह से चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हो गई। ब्रेड रायोट्स हैड प्रीसीडेड द फॉल ऑफ बेस्टिल इन 1789। जैसा मैंने आपको बताया कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो शुरुआत होती है, तो उससे पहले जो बेस्टिल के ऊपर अटैक किया, तो उससे पहले भी कुछ ब्रेड रायोट्स हुए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। 1918 में जापान में ये हुआ था कि राइस की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर रायोट्स हुए, और फाइनली उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे तेराउची मासाताके, तो उन्होंने और उनकी पूरी कैबिनेट ने रेजिग्नेशन दिया। 1998 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी इसलिए हार गया क्योंकि ऑनियन की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा थी, तो
हमारे देश में भी ये है कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही है, ओवरऑल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो लोग इसको सहन कर रहे हैं, लेकिन अगर लेट्स से कि फ्यूल की प्राइसेस ऑल ऑफ द सडन 250 रुपीज़ हो जाए, और खाने पीने की चीज़ें अगर आप बाहर मील के लिए जाते हैं और 100 रुपये में अगर इफ़ यू आर परचेसिंग मील और उसकी प्राइस 250 हो जाए और आपकी इनकम जितनी थी वैसी ही रहेगी, देन यू एंड आई विल ऑल्सो बी ऑन स्ट्रीट। हम भी चीज़ को इसका विरोध करेंगे, ऐसी सिचुएशन। तो वहाँ पर फ्रांस में ऐसी सिचुएशन है। ग्रेटर एनर्जी प्राइस की वजह से ओवन को चलाने की प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुकी है। न्यूज़ की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यह कहा है कि आसियान की यूनिटी जो है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। G20 की समिट को इटली में अटेंड करेंगे और उसके बाद COP26 की समिट को यूके में वो अटेंड करने वाले हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है केरला। And make the most out of this sale. I will see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.